हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीपीएल एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं लिविंग वर्ल्ड के। तो जो ये लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो उत्तराखंड के एलईओ हो या साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। और इस पूरे चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, ये वो पूरे एमसीक्यूज़ हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब कि इनमें से हम किसको बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? इंक्रीज इन मास को, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल को, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, सेलुलर डिफरेंशिएशन को। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ किसको बोलते हैं? यहाँ पर को आंसर 1 एंड 2, मतलब इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स, ऑप्शन यहाँ पर को फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमको। यहाँ पर को इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स वेयर इन एनिमल्स इट अकर्स, कहाँ होता है मतलब कब तक होता है? ओनली अप टू अ सर्टेन एज या कंटिन्यूसली? प्लांट्स में अप टू अ सर्टेन एज या कंटिन्यूसली? प्लांट्स में कंटिन्यूसली और एनिमल्स में सर्टेन एज, या दोनों में कंटिन्यूसली या दोनों में सर्टेन एज? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, प्लांट्स में कंटिन्यूसली होता है और एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पर को मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पर को प्लेनेरिया क्या शो करता है, फंजाई क्या शो करता है, यीस्ट में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, तो ये हमें बताना है। तो आप लोग भी ट्राई करें। तो इसका आंसर है बी, ए का 4 प्लेनेरिया शो करता है ट्रू रीजनरेशन, बी का 2 और 5 फ्रेगमेंटेशन। वैसे फंजाई का एसेक्सुअल स्पोर्स ज़्यादा सही लग रहा है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है कभी कभी, बट एसेक्सुअल स्पोर्स ज़्यादा है, करेक्ट आंसर है। और सी का यहाँ पर को क्या हो जाएगा, ईस्ट में बर्डिंग होती है, ठीक है। और अमीबा यहाँ पर को क्या शो करता है, बाइनरी फिजन शो करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये निकल के आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूस, मतलब कुछ भी हमेशा नहीं रहता फिर भी जीवन चलते रहता है, ये किसका रोल स्टेट कर रहा है? एम्ब्रोजेनेसिस का, मॉर्फोजेनेसिस का, रेप्लिकेशन का, या रिप्रोडक्शन का? सो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन, ऐसे फ्रेगमेंट्स में बच जाना, कौन मल्टीप्लाई करता है ऐसे? तो इसका आंसर है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, ठीक है। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें से हमको बताना है कि विच ऑफ द एलिमेंट या ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही नहीं होती उनके लाइफ में। म्यूल हमको पता है, वर्कर बी, इनफर्टाइल है तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वर्कर बी और म्यूल। एक वर्कर बी की खासियत यही है कि ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस। फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर को बनाया गया है, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। देर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बीज। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है? तो ये पूछा गया है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है कि हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि हमें पता है कि म्यूल्स भी है यहाँ पर को ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वर्कर बीज भी है ना। तो रिप्रोडक्शन इज कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हैंस बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज करेक्ट, मतलब कि स्टिमुलाई मतलब बाहर से कुछ हम उसका हम रिएक्ट, कुछ हमको स्टिमुलाई मिलता है और हम उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्शन देते हैं उसमें। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, मतलब कि वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है, कह रहे हैं। फिर ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब इसमें इसने सभी कंक्लूड कर दिया कि भाई वो चाहे प्रोकैरियोट हो या आधुनिक से आधुनिक, मतलब कि यूकैरियोट्स हो या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो, वो भी क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर ये बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, कि भाई ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी इसका सही होगा। तो हम इससे हमें एक चीज़ पता लग रही है कि कॉन्शियसनेस, ठीक है, क्या पता लग रहा है? कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स टू
एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ones. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristic of growth. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in isolated cell-free systems. Outside the body कह रहा हूँ। Response to stimuli is a defining property. देखो अभी अभी ऊपर पता चला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो थर्ड तो हमारा करेक्ट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये सही है, ये सही, ये सही। ठीक है, अभी तक जो भी चल रहा है, तो थर्ड इसमें आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या सही है। इसमें आंसर है डी। डी में क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। बॉडी के बाहर भी हो सकती है मेटाबॉलिक, तो ये लैब कंडीशंस, ठीक है, लैब कंडीशंस में हो सकती है। फिर हम बात करते हैं, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, ग्रोथ के बेसिस पे, इंटरेक्शन के बेसिस पे, या रिस्पॉन्सिवनेस के बेसिस पे। तो ये हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस, यानी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? बताओ। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ऑल ऑफ दिस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी ये दोनों है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन लिविंग बींग्स? ठीक है, सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। एटॉमिक, मॉलिकुलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेलुलर, मॉलिकुलर, एटॉमिक। एटॉमिक से मॉलिकुलर, मॉलिकुलर से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से कम्युनिटी। तो इसका आंसर है बी, एटॉमिक, एटॉमिक से मॉलिकुलर, मॉलिक्यूल से सब सेलुलर, सब सेलुलर से सेलुलर, सेलुलर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से एक इंडिविजुअल। ठीक हो गया। डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है? टैक्सोनॉमी। फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी क्या होता है बताओ? फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम क्या स्टेप करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर, क्या होगा इसका आंसर? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर बताओ? लिनियस, कार्लस लिनियस। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर? मतलब इसमें कौन सा सत्य है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को लेकर? नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज भाई, नेमिंग पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच मैनर दैट इट मे कॉज लेस कंफ्यूजन, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच मैनर दैट इट बिकम इजी टू प्रोनाउंस। यार अब बताओ, प्रोनाउंस तो होते हैं क्या साइंटिफिक नेम? ये तो मुझे, तो क्या हो रहा है? बी, मतलब कि वो क्या हुई कि सभी जगह क्या हुआ, एक सिंगल हम इसको क्या कर सके, नेम हम दे सकते कि अगर हम मैंगीफेरा इंडिका बोले, या अगर हम कुछ होमोसेपियंस बोले, होमोसेपियंस बोलेंगे तो सब लोग उसको, अगर कोई यहाँ इंडिया में है या कोई अगर ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसको वो क्या समझे? ह्यूमन ही समझे। ठीक है, फिर मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? मतलब ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज में है? हिंदी में तो नहीं बोलते भाई। ठीक है, हिंदी तो पहले ही एलिमिनेट, तो इसका आंसर है लैटिन भाषा। प्लांट्स वर गिवन लैटिन नेम्स बिकॉज इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है, नन ऑफ दिस। तो ये क्या है? डेड लैंग्वेज है। इन द बायनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of an organism biological name represents। अब बताओ, इतना सा क्वेश्चन है और इतना बड़ा वो बता दिया, क्या होता है भाई सेकंड नेम? स्पीसीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? Biological names are generally in Latin, written in italics. The first word in a biological name represents the genus, while second species. Both words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The specific epithet starts with capital letter, while the generic starts with small letters. Can be letters with Mangifera indica. ऐसा लिखा होता है क्या?
तो देखते हैं ये कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो यही इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो कौन सा इनकरेक्ट है, यही वाला इनकरेक्ट है भाई। ऐसा नहीं लिखा होता है, एम छोटा नहीं होता, आई बड़ा नहीं होता। कैसा लिखा होगा, तो कैसा लिखा होगा इसमें, द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर वाइल द जेनेरिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ये गलत है, मतलब ये गलत है ना, एम बड़ा होता है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बोटेनिकल और जूलॉजिकल नेम, मतलब करेक्ट कौन सा, होमोसेपियंस, पैंथेरा टिग्रिस, पाइसम सटाइवम, मैंगिफेरा इंडिका। इसमें एस कैपिटल है, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। इसमें एक गलती है, ठीक है, इसमें आई कैपिटल है। तो इसमें ये जो पाइसम सटाइवम बहुत लोग को सही लग रहा होगा, बट इसमें एक गलती है कि ये इटैलिक्स में नहीं लिखा हुआ है, और ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। बाइनोमियल होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। साइंटिफिक नेम ऑफ बनियन इज रिटन एज फाइकस बेंगलेंसिस एल, ठीक है, फाइकस बेंगलेंसिस एल। तो इसमें जो ये एल है वो एल क्यों लिखा होगा, लैटिन लैंग्वेज के नहीं, टैक्सोनॉमिस लीनियस, द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद बेंगलेंसिस प्रोसीडिंग फाइकस, या ऐसा लिखना चाहिए था, बेंगलेंसिस इज ए जेनरिक नेम। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि ये की सही है, इसमें जो लेटर एल है ना वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जिसने उसको डिस्क्राइब किया था कि ये स्पीसीज किसके द्वारा डिस्क्राइब की गई थी, वो है लिनियस के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में थर्ड नेम क्या आता है, स्पीसीज होती है या सब स्पीसीज होती है, सब जीनस होता है, इकोटाइप होता है, तो सिंपल सब स्पीसीज आती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो क्या होगा इसका आंसर, दोनों सही लग रहे हैं, तो बोथ ए एंड बी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज, प्लांट टैक्सोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, स्टडी करना वर्ल्ड्स फ्लोरा को, बहुत सारे प्लांट्स को, ठीक है। मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को प्रोवाइड करना, लैटिन साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना सारे ग्रुप्स को, तो सभी यहाँ पर को ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ठीक। द मेन पर्पज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज, मतलब मेन पर्पज है क्या इसके पीछे अगर क्लासिफिकेशन कर भी रहे हैं तो। ज्योग्राफी स्टडी करनी है हमको, प्लांट्स और एनिमल्स को लोकेट करना है कहाँ कहाँ पर है, मैप बनाना उनका, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग्स ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अमंग रिलेशनशिप वो करना है हमको एस्टैब्लिश, हाँ यही तो करना है हमें। एवोल्यूशन स्टडी नहीं, ये नहीं करना है हमें, ये तो यहीं पे हो जाएगा ना, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग्स ऑर्गेनिज्म। हु रोट स्पीसीज प्लांटेरम, काफ़ी फेमस यहाँ पर क्वेश्चन है, स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखी है भाई, एंड प्रोवाइडेड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, किसने करा भाई, ये लिनियस ने करा है, डार्विन ने करा है, हुक ने करा है, लिवन हुक ने करा है। देखो हुक जी तो ये लिवन हुक और चार्ल्स डार्विन, ये अगर कोई सोच रहा है तो ये गलत है, आंसर क्या है, कार्लस लिनियस। तो कार्लस लिनियस ने जब इतना सारी चीज़ कर दी है तो ये बताइए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है ना, फादर ऑफ क्या है, टैक्सोनॉमी, तो ये फ्रांस से है, जर्मनी से है, स्वीडन से है, हॉलैंड से है, तो ये कहाँ से है, स्वीडन से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय कार्लस लिनियस, कौन सी बुक थी भाई, सिस्टेमा नेचुरा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया नेचुरलिस, ऑल ऑफ दिस, कौन सी थी, सिस्टेमा नेचुरा थी ना बुक में यार, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है। तो आइए द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लिनियस इन हिज बुक, कौन सी बुक में, स्पीसीज प्लांटेरम। लिनियस डिस्क्राइब्ड इतनी स्पीसीज भाई प्लांट्स की, कौन सी बुक में, 53 में कौन सी बुक बनाई थी उसने, ठीक है, कौन सी बुक बनाई थी, यही बनाई थी प्लांटेरम, और 4326 स्पीसीज और एफ एनिमल्स इन इस बुक नेचुरा वाली में,
ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोट द बुक हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, तो ये लीनियस भाई साहब नहीं थे, लीनियस ऑप्शन में भी नहीं है। एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीसीज, वर्ड इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, ठीक है, तो ये कौन होंगे, जॉन रे, जॉन रे, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, लीनियस ने। और डार्विन ऑफ, इसको कौन, किसको कहा जाता है, डार्विन ऑफ, इसी को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रास्टर। फादर ऑफ मेडिसिन, हिपोक्रेट्स। आंसर ए आंसर। Which of the following statement is incorrect regarding modern taxonomy? It deals with biological species based on a study of all types of variation in species. Species is considered to be static. It has a biosystematic concept. Incorrect क्या है, species considered to be static, भाई static नहीं होती, ठीक है। Species is considered to be dynamic, ठीक है। A taxonomic category refers to, क्या आता है, बेसिक यूनिट, रैंक और लेवल, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, इंटरप्रेट फ्रीली, ऐसा कुछ है नहीं, ये सही लग रहा है बी वाला। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्स टू अ रैंक और लेवल इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, हायरार्की, कोई हायरार्की है, ठीक है, हायरार्किकल ऑर्डर में लिखते हैं उसको। द टर्म टैक्सॉन यूज्ड फॉर, टैक्सॉन किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, रैंक के लिए, ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कोई भी रैंक के लिए यूज हो रहा है। विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिक रैंक, तो टैक्सॉन अभी ऊपर वाला क्वेश्चन। बेसिक यूनिट स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्लासिफिकेशन का स्मॉलेस्ट टैक्सॉन क्या है, स्पीसीज है भाई, ठीक है, क्या है, स्पीसीज है। बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड इज, बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट तो भाई एक ही चीज़ है यहाँ पे, इससे ज़्यादा बेसिक क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब कि विच इज़ नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें। बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, ठीक लग रहा है। Systematics is the branch of biology that deals with cataloging plants, animals, other organisms into categories that can be named, remembered, compared and studies. Systematics, हाँ ये भी ठीक है। Classification is a branch of biology that deals with principles. Classification is the branch of biology. Classification branch नहीं है भाई biology का। प्रिंसिपल और प्रोसेसर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, सिमिलरिटीज़ और उसके डिफरेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। ये नॉन ऑफ दिस में होगा नहीं, तो इनकरेक्ट तो यही वाला है, सी वाला। आंसर देख लेते हैं, तो इनकरेक्ट सी वाला ही है भैया। अमंग ऑल द kingdoms, the only taxon that exists in nature as a biologically cohesive unit is species है भाई, ठीक है। A true species consists of a population which is true species क्या होगी, इंटरब्रीडिंग होगी ना, फीडिंग ऑफर सेम फूड ऐसा नहीं होगा। ज्योग्राफी की एसोसिएटेड भी नहीं होगा, सेम निश नहीं, क्या होगा अर्नस्ट मेयर की डेफिनेशन के हिसाब से कि जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं, पॉपुलेशन आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरब्रीडिंग होगी ना, ट्रू स्पीसीज जो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड व्हाट। अभी इसके ऊपर पे ही वाला सवाल हो गया है,
स्पीसीज मैंगीफेरा इज क्या है? जीनस. जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर रिलेटेड स्पीसीज. A collection of species which bear a close resemblance to one another in of morphological characters of the floral parts is known as floral parts. मतलब कलेक्शन ऑफ स्पीसीज है जो कि क्लोज रिजेम्बलेंस है, मतलब काफ़ी हद तक एक दूसरे के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से. तो ये इसके ये क्वेश्चन नंबर 48 से रिलेटेड है, यानी जीनस से रिलेटेड है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरी जीनस. जीनस की बात चल रही है भैया, जीनस की बात चल रही है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ असेंबलेंस ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. ठीक है. जीनस एसेंशियली पोजेसेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज. जीनस वन नंबर ऑफ स्पीसीज. ऐसा नहीं होता कि जीनस के पास बहुत सारी स्पीसीज हो. अब जो सिंगल जीनस वाला वो मोनोटाइपिक होता है, और वो दूसरा वाला अब जीनस जो होता है एक मोनोटाइपिक हो सकता है और एक पॉलीटाइपिक हो सकता है. इसमें सिंगल स्पीसीज है, इसमें मोर है. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बी वाला इनकरेक्ट है. इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस. कैट का क्या जीनस होता है भाई? फैलिस होता है, कैनिस होता है, पैंथरा होता है. फैलिस होता है. क्या होता है कैट्स का? फैलिस होता है. इन जूलॉजिकल नेम ऑफ फिश कैटला कटला, द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विच इज जेनरिक नेम, दस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. मतलब चाहे स्पीसीज और जेनरिक नेम दोनों सेम हो, वो किसका एग्जाम्पल होता है? टॉटोनिम्स का. टॉटोनिम्स से होते हैं जिनमें जेनरिक और स्पेसिफिक सेम होते हैं. ठीक है, जैसे रेटस रेटर्स, गोरिल्ला गोरिल्ला. ठीक. टोटोनिम. विच इज़ द ऑड वन फॉलोइंग सीरीज. मतलब सैपियंस है, अमेरिकाना है, हेमिटेक्ट्रिस है, रोडेंटस है. तो इसमें ऑड वन क्या है? सैपियंस तो होमो सैपियंस हो गया, ये स्पीसीज नेम है. ठीक है, स्पीसीज नेम है, ये भी स्पीसीज नेम, अमेरिकाना भी स्पीसीज नेम है, हेमिटेक्टालिस नहीं है. ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है ना. स्मॉल 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 कैपिटल, कैपिटल तो जीनस है, स्मॉल है तो स्पीसीज है. ठीक है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिलीज. फैमिली से नीचे कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है भाई? कौन सी आती है फैमिली से नीचे? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस. ठीक है. इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज ब्लर हो गया. जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, मतलब किसके बीच में होता है भाई जीनस? फैमिली और स्पीसीज के बीच में होता है ना. फैमिली, स्पीसीज और बीच में जीनस होता है. यही है ना हायरार्की. रिलेटेड जेनर बिलोंग टू द सेम. जो रिलेटेड जेनर होता है वो बिलोंग टू द सेम फैमिली. सफिक्स ओईडीए. ओईडीए सफिक्स, तो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग ये सफिक्स प्लांट्स में, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए तो है, सब फैमिली के लिए है वो भी प्लांट्स के. इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन. अब वो ये फैमिली कहाँ पर है भाई? फैमिली, ऑर्डर और जीनस के बीच में. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड्स ऑल अदर्स. मतलब जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं. मतलब फैमिली कैटेगरीज इंक्लूड्स ऑल अदर्स. मतलब इनमें सबसे हाईएस्ट पूछ रहा है ना, इनमें सबसे ऊपर कौन सा है? कौन सा है भाई? ऑर्डर है ना ऊपर, ऑर्डर. तो ऑर्डर आ गया. ठीक है. सो द प्लांट नेम, द नेम ऑफ प्लांट ऑर्डर एंड्स विथ, मतलब प्लांट ऑर्डर किस नेम से एंड होता है? एसी से, एलिस से, आईडीए से या ई से. तो ये किससे होता है? एल्स. ठीक है. प्लांट ऑर्डर जो किससे एंड होता है? एल से. यूजुअली एंड्स विथ एल्स. जैसे पॉलिमोनियल्स ऐसी है ना, जो सोलेनेसिया फैमिली है वो पोलोमोनियल्स से एंड होती है.
इन विच ऑर्डर विल यू प्लेस गोरिल्ला? गोरिल्ला को किस ऑर्डर पर रखेंगे हम? प्राइमेटा में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स? मतलब जिसमें एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी होगी? क्लास। ठीक। टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली। मतलब सेम क्लास में तो है पर फैमिली सेम नहीं है। दे मे बिलोंग टू द सेम, क्या सेम होगा उनका? सेम फैमिली नहीं है, सेम क्लास है, ऑर्डर सेम हो सकता है, ऑर्डर सेम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पोजेसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स कौन सी कैटेगरी में होंगे? मतलब हम अगर हम हायरार्की में ऊपर को जाएंगे तो वहाँ तो जैसे किंगडम एनिमल है, एनिमलिया है, तो उसमें तो हमारे सारे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है ना। बट हम अगर स्पीसीज़ की बात करें तो से होमो सेपियंस है, सेपियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मैक्सिमम नंबर है कि वो रिलेटेड होंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर रिलेटेड होंगे। एविज जो टेक्सोनॉमी की रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्लास रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस में आते हैं? किंगडम एनिमलिया में आते हैं और फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, तो क्लास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा? इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट साइंटिफिक स्पेसिफिक एपिथेट, फाइजेलिया एपिस एंड हेलेंथस रिप्रेजेंट जेनेरिक एपिथेट्स, मोनोकोटिलिडने, डाइकोटिलिडने आर टू क्लासेस ऑफ डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। नो, फाइलम कौन सा फाइलम है भाई लार्जेस्ट? फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें कितने हैं? 9 लाख स्पीसीज हैं। ठीक है। टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लास। किंगडम सेम है, क्लास डिफरेंट है, तो ये किस में हो सकते हैं? किंगडम सेम है, क्लास डिफरेंट है, तो ये फाइलम सेम हो सकता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गिवन एनिमल? टाइगर। टाइगर का बताओ भाई, टाइगर का क्या होगा? टाइगर का कॉर्डेटा में है, ठीक है। वर्टेब्रा में है तो क्लास वर्टेब्रेटा नहीं है। कैरेप्टेरा, फैलिडी, कैनिस, कैनिस में नहीं है टाइगर। कॉर्डेटा में मिला कार्निवोरा, फैलिडी, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, तो पैंथेरा टाइग्रिस वाला बिल्कुल सही है, बाकी हम चेक भी नहीं करेंगे। गिवन द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक हायरार्की किंगडम, गिवन द किंगडम फाइलम डिवीजन क्लास ऑर्डर। ए में रिलेटेड जान रहा है। एग्जाम्पल ऑफ बी आर मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन और मैमलिया, मतलब क्लास में। सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सी बेसिक यूनिट है? नहीं है भाई बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट तो नहीं है सी। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरी सी आर फंजाई, फंजाई मोनेरा प्रेस्टा किंगडम है ना, फंजाई, हाँ ठीक है। 1, 2 और 4 सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? क्लास, फाइलम, ट्राइब, तो इसमें से सीधे क्या सही हो जाएगा? सी। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। Select the incorrect statement out of the following. All animals belonging to various phyla are assigned to kingdom Animalia. As we go higher from species to kingdom, number of common characters goes increasing. Incorrect. B. Which of the following has least similar characteristic? सबसे कम, सबसे बड़ा होगा फिर ये, मतलब क्लास। Select the correct classification for the given plant. सनफ्लावर का, सनफ्लावर किस में आता है? एंजियोस्पर्म में आता है। क्लास क्या है? डाइकोटिलिडन है। ऑर्डर एस्टेरेल से, फैमिली एस्टेरेसी है, तो इसका आंसर हो गया बी। कंप्लीट द टेबल भाई। मैन है, होमिनिडी है, प्राइमेटा, मैमेलिया, फाइलम कौन सा है? फाइलम ए में क्या आएगा? कॉर्डेटा आएगा, एनिमलिया आएगा, कॉर्डेटा आएगा, नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा तो नहीं आएगा, नॉन कॉर्डेटा नहीं आएगा। ठीक है। बी हाउस फ्लाई, मस्किया, डिप्टेरिया, क्लास क्या आएगा इसमें? एरेक्निटा आएगा, इंसेक्ट आएगा। मैंगो की फैमिली क्या होती है? सी। मैंगो की फैमिली क्या होती है? और लास्ट में वीट में क्लास, वीट का क्लास क्या होता है? तो ये देखते हैं, इसमें कॉर्डेटा आ गया। ठीक है, 2 कॉर्डेटा है हमारे पास। बी में क्या है? इंसेक्टा आ गया, तो आंसर ए सही हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी, कौन सी नहीं फाइलम क्लास, ये कैटेगरी नहीं है। एंथ्रालिया बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया, मस्कडी मस्टिका हाउस लिजर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग characters are mainly considered to declaring a new plant species? Floral characters, anatomical character, physiological character, all of these. Floral characters. John Ray, Carlos Linnaeus, Aristotle, Julian Huxley. क्या है भाई? जॉन रे ने क्या किया था? फादर ऑफ जियोलॉजी किसे बोलते हैं? एरिस्टोटल किसे बोलते हैं? बायोलॉजी नॉलेज किसने इंट्रोड्यूस किया था? न्यू सिस्टमैटिक्स का फर्स्ट डिफरेंस 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। अच्छा उल्टा दिया है ना, यहाँ भी अलग दिया है, सेकंड यहाँ दिया है, फोर्थ यहाँ दिया है, थर्ड यहाँ दिया है, फर्स्ट यहाँ दिया है। तो ए का सेकंड मतलब आमने सामने सब सही दे रखे हैं, वही मैं सोचता हूँ 1 2 3 4 तभी बोला मैंने। आमने सामने सब सीधे, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी। सो लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड का वो ख़त्म होता है। इसमें MCQs इससे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली इतने ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि आप ट्राई करते रहें और इसको रिवाइज करें। 78 आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो आपकी काफ़ी अच्छी कमांड इस चैप्टर में बन जाती है NCERT के बेसिस पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने साथी जितने भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, साइंस वालों को, बायोलॉजी वालों को, या जिसने उत्तराखंड LEO का एग्जाम भरा है, और अपनी तैयारी करते रहिए। और ऐसे ही अभी सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, हर एक चैप्टर को ऐसी MCQ में हम डिवाइड करेंगे, करीबन 80-90 MCQ हर चैप्टर के लेके आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमको भी। थैंक यू।